दोस्तों, ये गुरुजी के आश्रम में रश्मि के जलवे कहानी का 5वां भाग है। अगर आपने पिछले 4 भाग नहीं सुने हैं तो प्लीज जरूर सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तेल लगाकर विकास ने खुली नाव में ही मेरी नदी में अपना चप्पू खूब चलाया और प्यार का तूफान सा आ गया। आधे घंटे तक कस्ते हिचकोले खाती रही और मैं भी तृप्त हो गई थी और वो नाव वाला लड़का फ्री फन में लाइव शो का आनंद ले रहा था। मैं तो भूल ही गई थी कि नाव पर तीसरा भी कोई है जो आंखें फाड़ कर हमें देख रहा था। मैं इतनी को गई थी पर अब मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। हमने अब खुद को ठीक कर लिया था। तभी विकास बोला, मैडम अब तुम नदी के किनारे की तरफ जाना चाहोगी या कुछ देर और नदी में ही यही थोड़ा और वक्त बिताते हैं? मैंने कहा। विकास बोला, ठीक है मैडम, अभी बैलगाड़ी के मंदिर में आने में कुछ और वक्त है। बाबूलाल को भी काफी देर तक लाइव शो देखने का मौका मिला और इस नाव की सैर के हर पल का उसने भरपूर लुत्फ उठाया होगा। समय बहुत धीरे धीरे खिसक रहा था और उस चांदनी रात में ठंडी हवाओं के साथ नाव नदी में आगे बढ़ रही थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक बैठे हुए थे और उस माहौल में मुझे नींद आने लगी थी। नाव चुपचाप आगे बढ़ती रही और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। तभी विकास की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। विकास बोला, मैडम जानती हो अब मुझे अपराध बोध हो रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने पूछा। वो बोला, मैडम आज पहली बार मैंने गुरुजी के निर्देशों की अवहेलना की है। उन्होंने मंदिर में आरती के लिए ले जाने को बोला था और हम यहाँ आकर मजे कर रहे हैं। वहाँ का वातावरण ही इतना शांत था कि आदमी दार्शनिक बनने लग जाए। मुझे लगा विकास का भी यही हाल हो रहा है, लेकिन विकास लक्ष्य तो मुझे। विकास, नहीं मैडम, मैं अपने आचरण से भटक गया। अब मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं। विकास मुझे देखो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ बहक गई। विकास बोला, मैडम तुम्हारी गलती नहीं है। तुम यहाँ अपने उपचार के लिए आई हो और गुरुजी के निर्देशों के अनुसार तुम्हारा उपचार चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक अपराधी हूँ। जो कुछ भी मैंने किया उसे मैं कभी भी गुरुजी को बता नहीं सकता। मुझे ये बात उनसे छुपानी पड़ेगी। विकास कुछ देर चुप रहा, फिर बोलने लगा। वो एक दार्शनिक की तरह बोल रहा था। वो बोला, मैडम क्या कोई ऐसी घटना हुई है जिसके बाद तुम्हें गिल्टी फील हुआ हो, जब तुमने मजबूरी या अनजाने में कुछ किया हो? अगर नहीं तो फिर तुम नहीं समझ पाओगी कि इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं सोचने लगी, तभी मुझे याद आया, हाँ विकास शायद तुम सही हो। विकास बोला, मैडम तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारी मनस्थिति कैसी थी? तब तुम मेरी मनस्थिति समझ पाओगी। हाँ विकास, मेरे जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई है, पर तब मैं छोटी थी। विकास, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, बात भावनाओं की है। मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने गहरी सांस ली। विकास ने मेरे पुराने दिनों की घटना को याद करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन विकास, ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे मैं गर्व से सुनाऊं। वो तो मेरे ह्यूमिलिएशन की कहानी है, पर उस उम्र में मैं नासमझ थी और इस बात को नहीं समझ पाई थी। विकास देखो मैडम, कुछ हो जाने के बाद ही समझ आती है। तुम्हारी घटना में उस दिन हो सकता है तुम्हारी कुछ विवशता रही होगी। वही मेरे साथ भी हुआ। आज सुबह अगर तुमने मुझ पर जोर नहीं डाला होता तो शायद मैं गुरुजी के निर्देशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। ठीक है, अगर तुम इतने ही उत्सुक हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है दोस्तों। रश्मि कहती है, मुझे आज भी अच्छी तरह से वो दिन याद है। तब मैं 18 बरस की थी और स्कूल में पढ़ती थी। वो शनिवार का दिन था। सीतापुर में हमारा संयुक्त परिवार था। मेरे पिताजी और चाची का परिवार एक ही साथ रहता था। मेरी दादी जी भी तब जिंदा थी। इतने लोग होने से घर में हर समय कोई ना कोई रहता था। पर उस दिन कुछ अलग था। मेरी माँ के एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, तो मेरी माँ, पिताजी, चाची जी और मेरी दीदी नेहा सब उस रिश्तेदार के घर चले गए। मेरी दादी जी भी उनके साथ चली गई। मैं घर में अकेली रह गई। मेरे चाचू नाइट ड्यूटी पर थे। जब वो ड्यूटी से वापस आए तक सब लोग जा चुके थे। चाचू अपनी नाइट ड्यूटी से सुबह 8 बजे वापस आते थे और फिर नाश्ता करके अपने कमरे में सोने चले जाते थे। फिर दोपहर में उठते थे। हमारे घर में रोज सुबह 6 बजे आया आती थी। वो खाना बनती थी, कपड़े धोती थी और झाड़ू पोछा करके चली जाती थी।
उस दिन मेरी छुट्टी थी, चाचू सोने चले गए तो मैं अकेली बोर होने लगी। फिर मैंने सोचा नेहा दीदी की अलमारी में से कहानियाँ या फिल्मी किताबें निकाल कर पढ़ती हूँ। वो मुझे कभी अपनी किताबों में हाथ नहीं लगाने देती थी। तेरे मतलब की नहीं है कहती थी, इसलिए मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि उन किताबों में क्या है। आज मेरे पास अच्छा मौका था। हमारे घर में रूढ़िवादी माहौल था और मुझे लड़कियों के स्कूल में पढ़ाया गया। मैं उस समय मासूम थी, उत्सुकता होती थी पर जानती कुछ नहीं थी। मैंने चाचू के कमरे में झांका, सो रहे हैं या नहीं। चाचू लापरवाही से सो रहे थे। उनकी लुंगी कमर तक उठी हुई थी, कुछ उभार सा दिख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया वो क्या था। मैंने धीरे से उनका दरवाजा बंद किया और चली आई। फिर दीदी की अलमारी खोलकर उसमें किताबें ढूंढने लगी। नेहा दीदी उन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने देखा वो फिल्मी किताबें नहीं थी पर हिंदी कहानियों की किताबें थी। उन कहानियों के नाम बड़े अजीब से थे, जैसे नौकरानी बनी बीवी, रुक्मिणी पहुंची मीना बाजार, डॉक्टर या शैतान, भाभी मेरी जान, वगैरह वगैरह। हर कहानी के साथ पिक्चर्स भी थी और उनमें कुछ पिक्चर्स बहुत कम कपड़े पहने हुए लड़कियों और औरतों की भी थी। उन पिक्चर्स को देखकर मेरे कान गर्म होने लगे और मुझे कुछ होने लगा। एक कहानी में बहुत सी आपत्तिजनक तस्वीरें थी। वो फोटोज देखकर मेरी सांसें भारी हो गई और मैंने जल्दी से किताब बंद कर दी। रश्मि, रश्मि, चाचू मुझे आवाज दे रहे थे। आ रही हूँ चाचू, 1 मिनट। मैंने जल्दी से वो किताबें दीदी की अलमारी में रखी और चाचू के पास चली गई। जब मैं चाचू के कमरे में पहुंची तो अभी भी मेरी सांसें भारी थी। मैंने नॉर्मल दिखने की कोशिश की पर चाचू, रश्मि, 2 कदम चलने में तू हाँफ रही है, क्या बात है? कुछ नहीं चाचू, ऐसे ही। चाचू मेरी की तरफ देख रहे थे। चाचू आप मुझे बुला रहे थे, कोई काम है क्या? खुशकिस्मती से चाचू ने उस बात पर जोर नहीं दिया कि मैं क्यों हाँफ रही थी, पर मेरे कमीज पर घूरते हुए उन्होंने मुझसे फल काटने वाला चाकू लाने को कहा। मैं उनके कमरे से चली आई और सबसे पहले अपने को शीशे में देखा। मैं थोड़ा हाँफ रही थी। अब चाचू कुर्सी से उठ गए और मेरे पास आए। वो पीछे आकर सटकर खड़े हो गए और उन्होंने वो किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो मेरे बदन से छेड़खानी करने लगे। मैं बौखला गई। चाचू, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। हिम्मत जुटाते हुए मैंने अपने पीछे खड़े चाचू से कहा। चाचू बोले, क्या ठीक नहीं किया मैंने? मतलब क्या है तेरा? अचानक चाचू के बोलने का लहजा बदल गया और उनकी आवाज कठोर हो गई। चाचू, क्या बोलना चाहती है तू? चाचू में अचानक आए इस बदलाव से मैं थोड़ी डर गई। चाचू, मेरा वो मतलब नहीं था। चाचू ने मुझे अपनी तरफ घुमाया और मुझसे जवाब मांगने लगे। उनके डर से मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। चाचू, रश्मि, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ठीक नहीं किया मैंने? चाचू गुर्राते हुए बोले। मैं बहुत डर गई थी। चाचू, तू मेरी गोद में खेल कूद के बड़ी हुई है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? चाचू का गुस्सा देखकर मैं इतना डर गई कि मैंने उनके आगे समर्पण कर दिया। घबराहट से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाचू के गले लग गई और माफी मांगने लगी। चाचू, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने नहीं समझा था कि चाचू इस स्थिति का ऐसा फायदा उठाएंगे। चाचू बोले, क्या माफ? अभी तूने बोला कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ। तू बता मुझे क्या गलत किया है मैंने? नहीं तो भाभी को आने दे, मैं उनसे बात करता हूँ। वो थोड़ा रुके, फिर मम्मी से शिकायत की बात सुनते ही मैं बहुत घबरा गई। चाचू उल्टा मुझे फंसाने की धमकी दे रहे थे। उस समय मैं नासमझ थी और मम्मी का जिक्र आते ही डर गई। और उस बेवकूफ़ी भरे डर की वजह से कुछ ही देर बाद चाचू के हाथों मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान मुझे सहना पड़ा। चाचू ने मुझे अपने से अलग किया और मेरे कंधों को पकड़कर कठोरता से मेरी आंखों में देखा। मम्मी का जिक्र आने से मेरी आवाज कांपने लगी। चाचू, प्लीज मम्मी को कुछ मत बोलना। चाचू बोले, क्यों? मुझे तो बोलना है भाभी को कि उनकी छोटी लड़की अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपने चाचा पर अंगुली उठा रही है। चाचू प्लीज, मैं बोल तो रही हूँ, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी, सिर्फ मम्मी को मत बोलिएगा। चाचू, देख रश्मि, एक बार तेरी चाची भी गलत इल्जाम लगा रही थी मुझ पर, लेकिन अंत में उसको मेरे आगे समर्पण करना पड़ा। वो भी यही बोली थी, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। चाचू कुछ पल रुके, फिर चाचू आगे बोले, वो मेरी बीवी है जरूर, लेकिन मुझ पर गलत इल्जाम लगाने का सबक सीख गई थी उस दिन।
पूछ क्या करना पड़ा था तेरी चाची को? क्या करना पड़ा था चाची को? चाचा बोले तेरी चाची को सारा दिन मेरे सामने निर्वस्त्र रहना पड़ा। ये सुनकर मेरी सांसें अटक गई। मैं सोचने लगी कि अब मुझे वही करना होगा। चाचा बोले तूने भी वही गलती की है तो अब तुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए न रश्मि, क्या बोलती है तू? मैं क्या बोलती, मेरे तो पैर थर थर कांपने लगे। कुछ देर बाद मैं भी चाचा के सामने निर्वस्त्र खड़ी थी। चाचा ने गाना चला दिया और कहा नाचो। मैं नाचने लगी। 10 मिनट मुझे नाचने के बाद वो बोले चल मेरे लिए खाना लगा। मेरी जान में जान आई। मैं कपड़े उठाने लगी तो चाचा बोले। मैंने कहा क्या तुझे ये करने को? जैसी है वैसे ही खाना लगा। और ऐसे ही चाचा ने शाम तक मुझे ऐसे ही रखा। और जब शाम को उन्हें लगा कि अब घर के लोग कभी भी आ सकते हैं, तब उन्होंने मुझे कपड़े पहनने की परमिशन दी और कहा खबरदार जो इस विषय में किसी से कुछ कहा तो मैं तेरी माँ को सब बता दूंगा और फिर तू सोच ले क्या होगा। इतना कहकर रश्मि शांत हो गई। सन्नाटा सा छा गया। तो विकास, ये थी मेरी कहानी। उस दिन को याद करके मुझे बाद के दिनों में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैंने उस दिन इतना अपमानित महसूस किया कि कई दिनों तक रोती रही। विकास बोला सही बात है मैडम, कैसे हमारे अपने रिश्तेदार हमारा शोषण करते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मेरी भावनाएं तुम्हारी भावनाओं जैसी ही हैं। हमने इस बारे में कुछ और बातें की। कुछ देर बाद हमारी नाव नदी किनारे आ गई और वहां से हम वापस मंदिर आ गए। बैलगाड़ी पहले से मंदिर के पास खड़ी थी। मैं आधी संतुष्ट और आधी डिप्रेस्ड अवस्था में आश्रम लौट आई। आश्रम पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में आकर सीधे बाथरूम गई और नहाने लगी। मेरा मन बहुत प्रफुल्लित था क्योंकि पिछले 48 घंटों में मैं बहुत बार शिखर पर पहुंची थी। मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मेरी बेशर्मी से की गई हरकतों पर भी मुझे कोई अपराध बोध नहीं हो रहा था। मेरी शादीशुदा जिंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने कम समय में इतनी ज्यादा बार एक्साइटमेंट मिला हो। मन ही मन मैंने इसके लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया और मुझे आशा थी कि उनके उपचार से मेरी गर्भवती होने की चाह जरूर पूरी होगी। पर अब मुझे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। मैंने सोचा रात में अच्छी नींद आ जाएगी तो सुबह तक दर्द ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी से डिनर किया और फिर सो गई। खट खट खट, सुबह किसी के दरवाजा खटखटाने से मेरी नींद खुली। मैं थोड़ी देर और सोना चाह रही थी। मैंने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं उठ गई हूँ। आधे घंटे बाद गुरुजी के पास आती हूँ। वो लोग मुझे आधा घंटा पहले उठा देते थे ताकि गुरुजी के पास जाने से पहले तब तक मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हो जाऊं। इसलिए मैंने वही समझा और बिना पूछे कि दरवाजे पर कौन है, जवाब दे दिया। खट खट खट, दरवाजा फिर बजा। अरे बोल तो दिया, अभी आ रही हूँ। पर किसी ने फिर से नॉक किया। अब मैं हैरान हुई, ये कौन है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है। अब मुझे बेड से उठना ही पड़ा। मैंने सोचा मंजू या परिमल मुझे उठाने आया होगा। कौन है? बिना लाइट्स ऑन किए हुए दरवाजा खोलते हुए मैं बुदबुदाई। मेरे कुछ समझने से पहले ही मैं किसी के आलिंगन में थी। अब मेरी नींद पूरी तरह से खुल गई। बाहर अभी भी हल्का अंधेरा था, इसलिए मैं देख नहीं पाई कि कौन था। मैं अभी अभी गहरी नींद से उठी थी, इसलिए कमजोरी महसूस कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ विरोध कर पाती, उस आदमी ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अरे कौन हो तुम? रुको, ये क्या कर रहे हो? मैं शोर मचा दूंगी। मैं चिल्लाई। वो बोला, मैडम मैं हूँ विकास, तुमने मुझे नहीं पहचाना। विकास के वहाँ होने की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वो तो आश्रम से बाहर ले जाने ही आता था। मुझे हैरानी भी हुई पर साथ ही साथ मैं रोमांचित भी हुई। दरवाजा खोलते ही जैसे उसने मुझे आलिंगन कर लिया था। उससे मुझे ये देखने का भी मौका नहीं मिला था कि कौन है। विकास है जानकर मैंने राहत की सांस ली। अभी तो बाहर अंधेरा है। वो लोग तो मुझे 6 बजे उठाने आते हैं। विकास बोला, हाँ मैडम, अभी सिर्फ 5 बजा है। मुझे बेचैनी हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, तो ये तरीका है तुम्हारा किसी औरत से मिलने का? अब हम दोनों मेरे कमरे में एक दूसरे के आलिंगन में थे और कमरे की लाइट्स अभी भी ऑफ ही थी। विकास बोला, नहीं मैडम, सिर्फ तुमसे मिलने का। तुम मेरे लिए खास हो। ओह, तुम भी मेरे लिए खास हो डियर। हम दोनों ने एक दूसरे में खो गए। विकास बोला, मैडम, नाव में एक इच्छा अधूरी रह गई। मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। क्या चीज? मैं विकास के कान में फुसफुसाए। मुझे समझ नहीं आया वो क्या चाहता है।
विकास ने मेरे कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। मैं शर्मा गई और विकास मुझ पर छाता चला गया। कुछ देर पहले शांत सा कमरा अब आहों कराहों से भर गया था। अभी हमने आधा ही सफर तय किया था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट। विकास एक झटके से मुझसे अलग होकर दूर खड़ा हो गया और अपने होठों पर अंगुली रखकर मुझसे चुप रहने का इशारा करने लगा। विकास बोला, मैडम दरवाजा मत खोलना, मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा, ऐसे ही बात कर लो। मैंने कहा, हाँ कौन है? मैंने अलसाए आवाज में जवाब देकर ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मैं गहरी नींद में हूँ और दरवाजा खटखटाने से अभी अभी मेरी नींद खुली है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहर से आवाज आई, मैडम मैं हूँ परिमल, 6 बज गए हैं। ठीक है, मैं उठ रही हूँ, आधे घंटे में तैयार होकर गुरुजी के पास चली जाऊंगी। उठाने के लिए धन्यवाद। परिमल, ठीक है मैडम। फिर परिमल के जाने की आवाज आई और हम दोनों ने राहत की सांस ली। विकास, उफ, बाल बाल बच गए। मैडम अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन विकास मुझे इस हालत में छोड़कर, मैं बहुत उत्तेजित हो रखी थी। मैं गहरी सांसें ले रही थी और विकास मुझे ऐसी हालत में छोड़कर जाने की बात कर रहा था। विकास बोला, मैडम समझने की कोशिश करो, अब मुझे जाना ही होगा। किसी ने यहाँ पकड़ लिया तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा क्योंकि मैंने आश्रम का नियम तोड़ा है। विकास ने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर इधर उधर देखने लगा और फिर दरवाजा बंद करके चला गया। मुझे उस हालत में अकेला छोड़ गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसे कब तक बैठी रहूंगी। फिर मैं बाथरूम चली गई। नहाने के बाद मैंने नई साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट पहन लिए, अपनी दवा ली और फिर गुरुजी के कमरे में चली गई। गुरुजी, आओ रश्मि, 2 दिन पूरे हो गए, अब कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा महसूस कर रही हूँ गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि आपके उपचार से मुझे फायदा हो रहा है। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा और ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। गुरुजी, बहुत अच्छा। गुरुजी, वो मेरा मतलब पैड्स का क्या नतीजा आया? गुरुजी बोले, रश्मि नतीजे खराब नहीं है पर बहुत अच्छे भी नहीं है। बाद के 2 पैड्स में पहले से बेहतर स्खलन हुआ है पर अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर मुझे निराशा हुई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि पैड्स के नतीजे अच्छे आएंगे, पर यहाँ गुरुजी कह रहे थे कि ये पर्याप्त नहीं है। शायद गुरुजी ने मेरी निराशा को भांप लिया। गुरुजी बोले, रश्मि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किस लिए हूँ यहाँ? तुम बस पूरे मन से वो किए जाओ जो मैं तुम्हें करने को कहूँ। ठीक है। मैं निराश तो थी पर मैंने गुरुजी की बात पर हाँ में सर हिला दिया। मैं सोचने लगी, पैड तो 2 दिन के लिए थे, पता नहीं गुरुजी अब क्या उपचार करेंगे। गुरुजी, अब मैं लिंगा महाराज की पूजा करूंगा, तुम भी मेरे साथ पूजा करना। उसके बाद मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि चरम उत्तेजना के बाद भी पर्याप्त स्खलन क्यों नहीं हो रहा है। गुरुजी थोड़ा रुके, वो सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे। गुरुजी बोले, रश्मि ये बताओ तुम्हारे ये दोनों मंदिर वाले टूर कैसे रहे? मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि शाम को तो मैं मंदिर की बजाय विकास के साथ नाव में थी। ठीक ही रहे गुरुजी, लेकिन वो लोगों का व्यवहार थोड़ा गलत था। गुरुजी, हाँ वो मैं समझ सकता हूँ, पर लोगों को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि तुम्हारा बदन है ही इतना आकर्षक। गुरुजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे झटका लगा पर गुरुजी ने जल्दी से बात संभाल ली। गुरुजी बोले, मेरे कहने का मतलब है कि सभी लोग तुम्हारे उपचार का ही एक हिस्सा हैं, इसलिए अगर कोई बहक भी गए तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए और उन्हें माफ कर दो। तुम अपना सारा ध्यान मेरे उपचार द्वारा अपने गर्भवती होने के लक्ष्य पर केंद्रित करो। ठीक है रश्मि। हाँ गुरुजी, इसीलिए तो मैंने अपने को काबू में रखा और सब कुछ सहन किया। गुरुजी बोले, हाँ यही तो तुम्हें करना है, अपने दिमाग को अपने वश में करना है। माइंड कंट्रोल इसी को कहते हैं। मेरे मन में गुरुजी की यही बात घूम रही थी कि पर्याप्त स्खलन नहीं हुआ है। मैं बिना पलक झपकाए गुरुजी की बातें सुन रही थी। गुरुजी बोले, अब तुम्हारे आगे के उपचार से पहले तुम्हारा चेकअप करना जरूरी है। जब मुझे पता होगा कि क्या कमी है उसी हिसाब से तो मैं तुम्हें दवा दूंगा। हाँ गुरुजी, ये तो है। गुरुजी बोले, लिंगा महाराज में भरोसा रखो, वो तुम्हारी नया पार लगा देंगे। रश्मि, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम्हारी दवाइयाँ शुरू होंगी
और तुम्हारे शरीर से सारी नकारात्मक चीजों को हटाने के लिए कल महायज्ञ होगा, जिसके बाद तुम गर्भवती होने के अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकोगी। गुरुजी थोड़ा रुके, मैं आगे सुनने को उत्सुक थी। गुरुजी बोले, महायज्ञ 2 दिन में पूर्ण होगा। रश्मि, ये बहुत कठिन और थका देने वाला यज्ञ है, परंतु इसका फल अमृत के समान मीठा होगा। लेकिन सिर्फ यज्ञ से ही सब कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ भी खानी होंगी, तब असर होगा। और अगर तुम लिंगा महाराज को महायज्ञ के जरिए संतुष्ट कर दोगी तो वो तुम्हारी माँ बनने की इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे, जिसके लिए तुम कब से तरस रही हो। जय लिंगा महाराज, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी गुरुजी। जय लिंगा महाराज। गुरुजी, चलो अब पूजा करते हैं, फिर मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। ठीक है गुरुजी। मैंने चेकअप के लिए हामी भर दी, पर मुझे क्या पता था कि चेकअप के नाम पर गुरुजी बड़ी चालाकी से और बड़ी सूक्ष्मता से मेरी जवानी का उलट पुलट कर हर तरह से भरपूर मजा लेंगे। अब गुरुजी ने आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने भी हाथ जोड़ लिए और लिंगा महाराज की पूजा करने लगी। 15 मिनट तक पूजा चली। उसके बाद गुरुजी उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर चले गए और मुझे भी आने को कहा। हम बगल वाले कमरे में आ गए। यहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी। आज वहाँ गुरुजी का कोई शिष्य भी नहीं दिख रहा था, शायद सब आश्रम के कार्यों में व्यस्त थे। उस कमरे में एक बड़ी टेबल थी जो शायद एग्जामिनेशन टेबल थी। एक और टेबल में डॉक्टर के उपकरण जैसे स्टेथोस्कोप, चिमटे वगैरह रखे हुए थे। गुरुजी बोले, रश्मि टेबल में लेट जाओ, मैं चेकअप के लिए उपकरणों को लाता हूँ। मैं टेबल के पास गई, पर वो थोड़ी ऊंची थी। चेकअप करने वेल की सुविधा के लिए वो टेबल ऊंची बनाई गई होगी, क्योंकि गुरुजी काफी लंबे थे, पर मेरे लिए उसमें चढ़ना मुश्किल था। मैंने 1-2 बार चढ़ने की कोशिश की, फिर मैं कमरे में इधर उधर देखने लगी, शायद कोई स्टूल मिल जाए, पर कुछ नहीं था। गुरुजी, ये टेबल तो बहुत ऊंची है और यहाँ पर कोई स्टूल भी नहीं है। गुरुजी, ओह, तुम ऊपर चढ़ नहीं पा रही हो। असल में ये एग्जामिनेशन टेबल है, इसलिए इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। रश्मि, 1 मिनट रुको। मैं टेबल के पास खड़ी रही और कुछ पल बाद गुरुजी मेरे पास आ गए। गुरुजी, रश्मि तुम चढ़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हें टेबल तक पहुंचने में मदद करूंगा। ठीक है गुरुजी। मैंने दोनों हाथों से टेबल को पकड़ा और अपने पंजों के बल ऊपर उठने की कोशिश की। मैंने अपने पिछले हिस्से पर गुरुजी के हाथों को महसूस किया। उन्होंने वहां पर पकड़ा और मुझे ऊपर को उठाया। मुझे उस पोजीशन में बहुत अटपटा लग रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से टेबल पर चढ़ने की कोशिश की, पर आश्चर्यजनक रूप से गुरुजी ने मुझे और ऊपर उठाना बंद कर दिया और मैं उसी पोजीशन में रह गई। गुरुजी थोड़ा और ऊपर उठाए, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रही हूँ। गुरुजी, ओह, मुझे लगा अब तुम चढ़ जाओगी। मुझे उनकी इस हरकत पर हैरानी हुई, क्योंकि वो ऊपर को धक्का नहीं दे रहे थे, बल्कि दोनों हाथों में पकड़कर जोर से दबा दिया। आउच, मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, क्योंकि मुझे गुरुजी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। गुरुजी बोले, ओह सॉरी रश्मि, वो क्या है कि मैं थोड़ा फिसल गया था। ओह कोई बात नहीं गुरुजी, मुझे ऐसा कहना पड़ा, पर मैं श्योर थी कि गुरुजी ने जानबूझकर दबाया था। फिर उन्होंने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं टेबल तक पहुंच गई। मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं पूरी तरह से टेबल पर नहीं चढ़ गई, तब तक गुरुजी ने अपने हाथ नहीं हटाए थे। विकास ने सुबह सवेरे मुझे पागल दिया था, पर नहाने के बाद मैं थोड़ी शांत हो गई थी। अब फिर से गुरुजी ने दबाकर चार्ज कर दिया था। इस तरह से टेबल पर चढ़ने में मुझे बहुत अटपटा लगा था। शर्म से मेरे कान लाल हो गए और मेरी सांसें भारी हो गई थी। गुरुजी के ऐसे व्यवहार से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर मुझे अभी भी पूरा भरोसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया होगा। मैं सोच रही थी कि कहीं गुरुजी सचमुच तो नहीं फिसल गए थे, या फिर जानबूझकर उन्होंने दबाई थी। वो मुझे टांगों को पकड़कर भी तो उठा सकते थे, जैसा कि उन्होंने शुरू में किया था। मैं कंफ्यूज सी थी, पर मैं गलत थी। ये तो बस छोटी सी बात थी, आगे क्या होने वाला है मेरे साथ इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये तो बस गुरुजी ने एक झलक दिखलाई थी अपने हुनर की। दोस्तों, आज कहानी को यही विराम दे रही हूँ। कल देखते हैं गुरुजी ने चेकअप के बहाने क्या कांड किया और फिर आगे क्या क्या हुआ। तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा दोस्तों। कल मिलती हूँ आपसे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।